की बात है, वहां पर एक्चुअली मैंने पहली बार ये महसूस किया, मैंने कल परसों भी ये बात की थी कि मैंने मोदी जी को कभी किसी चुनाव में किसी स्टेट में सरेंडर करते नहीं देखा है। ये पहली बार हुआ इतिहास में 10 सालों में कि उन्होंने सरेंडर किया है। और मैंने इसी चैनल पे, आप अगर याद होगा, कि मैं कहता आया हूं कि बीजेपी को मिजोरम में 40 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे सर। अगर मिल गए 20, 22, 25 तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे हालात हो जाएंगे। अब 22 लोग उनके लड़ रहे हैं टोटल मिला, 23 थे, एक ने विड्रॉ कर लिया, उसको कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, तो 22 रह गए सर। वो हिंदू हृदय सम्राट जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का अपने आप को गॉड समझते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मिजोरम का नाम ले ले सर। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। रिजिजू को भेजते हैं, वो कहते हैं कि जहां कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज सरकार ने हाथ डाल दिए सर, खड़े कर दिए। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए मणिपुर के ऊपर। एक स्टेटमेंट आता है राजनाथ सिंह का। अब मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुकी और मैती समुदाय आपस में बैठ के बातचीत करके अपने मसले सुलझा लें सर। तो एक काम करते हैं ना, फिर आपने तो मणिपुर को लावारिस कर दिया, अनाथ कर दिया ना। अब आपने हाथ खड़े कर दिए कि आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर ऐसे राज्य के अंदर अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि आप खुद बैठ के सुलझा लीजिए इसको, क्योंकि आप ये क्यों नहीं कहते कि हम असफल हुए हैं और हमने पहली बार 75 सालों में एक स्टेट को डिवाइड कर दिया। हु हैज डिवाइडेड दैट सर? इंडिया सर। हु स्टार्टेड दिस डिवाइड? बीजेपी। वेयर? मणिपुर, जहां का कोई सोचता भी नहीं था। तो ये हालात हैं। मणिपुर और तेलंगाना पे आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। खासतौर से तेलंगाना के अंदर जिस ढंग से बीजेपी वाइप आउट हुई है, मेरे लिए हैरानी की बात है। 17.7% वोट देने वाली लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीट जीतने वाली आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और साइबराबाद, जो कि बेसिकली सिकंदराबाद है, आज दिखाई नहीं दे रही सर वहां पर। दक्षिण का दरवाजा न केवल कर्नाटक में बंद हुआ, तेलंगाना में बंद हो गया सर। और हालात ऐसे हो गए कि वो टी राजा सिंह, सांप्रदायिक व्यक्ति जिसको सस्पेंड किया था, उसको गोशा महल से टिकट दिया गया सर कि भाई तू कुछ लाज रख ले, एक आधी सीट बच जाए हमारी। अनिल जैन जी। दिनेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि मिजोरम की जो आपने बात की, दो समुदायों में लगभग युद्ध की स्थिति है। जैसे पुराने जमाने में युद्ध होते थे दो सल्तनतों के बीच में, दो देशों के बीच में, उस तरह का लगभग युद्ध हो रहा है। और जब वहां की इट इज पुलिस जस्ट लाइक नाकामयाब, इजराइल हमास सर। ये ज्यूज वर्सेस पैलेस्टाइन है सर। वही स्थिति है वहां पर सर। मैं बताऊं, कोई व्यक्ति वहां का जी यहां जी नहीं आ सकता, यहां का कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता सर। जी 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 उसमें जब पुलिस फेल हो गई तो असम राइफल वालों को भेजा गया, और वो कमांडोज थे असम राइफल के, उनमें से भी झड़प हो गई उनकी, उनमें से कईयों की मतलब शहीद हो गया अपना जो कर्तव्य निभाने गए थे। तो जब असम राइफल के कमांडो वहां पे स्थिति को नहीं संभाल पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, दूसरों की तो खैर क्या करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। और मोदी जी उस चुनाव में जा नहीं रहे जहां हर चुनावों में जो जाते हैं, जहां नगर निगम के भी चुनाव दिल्ली में होते हैं तो मोदी जी की रैलियां हो जाती हैं उसमें, और वहां मिजोरम में नहीं जा रहे। तो उस कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वहां जाएंगे तो और ज्यादा एक्सपोज होंगे, उससे जो संदेश निकलेगा वहां जाने के बाद, उससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है दूसरे प्रदेशों में भी पड़ेगी, एक्सपोज होंगे कि वो कितने ज्यादा असफल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट तो भी आपने बता ही दी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आपस में सुलझा लो, अपने बस की तो है नहीं कुछ। तो ये स्थितियां बहुत बुरी हैं। और जब जिस देश में आप ध्रुवीकरण को प्रमोट करते हैं ना, हम तो बचपन से ये सुनते आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और तमाम भाषा बोलने वाले, तमाम जातियां सब एक हो जाओ। अब जो राजनीति हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल उलट है। अब ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, और वो सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण ही नहीं है, जातियों के बीच में भी ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है कई प्रदेशों में, आप और हम देखते हैं। तो दिनेश जी, अब हो क्या रहा है कि दो, एक तरह से विचारधारा कहो, आइडियोलॉजीज कहो, और दो पर्सनैलिटीज कहो जो उन विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करती हैं, मोदी जी और राहुल गांधी। अब मोदी जी जिस विचारधारा को प्रमोट करते हैं, आप देखिए उसमें हो क्या रहा है कि भारत जो है 5वीं आर्थिक शक्ति बन जाता है। अब ये तो उन भारत के लोगों का योगदान है, जो यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सरकारों का काम होता है कि एक जिसको कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए,
और जो आर्थिक उन्नति है उसका वो समावेशी होनी चाहिए, उसका लाभ सब लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनता है, उसके बाद 80 करोड़ लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो जाते हैं, हर महीने इंतजार करते रहते हैं वो कि 5 किलो अनाज मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे। और इसी देश के कुछ लोग दुनिया के सबसे अमीर बनते जा रहे हैं, टॉप क्लास बनते जा रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे देश में, वो ऐसी इनइक्वालिटी, ऐसी असमानता और विषमता पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलती है दिनेश जी। क्या फायदा हुआ इससे? अच्छा तो पहले आप 10वीं महाशक्ति रहो, लोगों की हालत बेहतर हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। जो अमीर देश है, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई टॉप जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर बन जाए लोग, लेकिन वहां पे आम आदमी की हालत बहुत अच्छी है, खुशहाल है वो। तो ये जिस तरह की, दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि मान लीजिए कोई किसी को 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री दे देता है। अब ये सोशल सिक्योरिटी का मसला है। आपको पता है नॉर्थ यूरोपियन जितने भी एडवांस देश होते हैं, और जैसे जैसे देश एडवांस होते हैं वो पूरे नागरिकों को एक परिवार के रूप में लेते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी का जो परसेंटेज है आपके बजट में बढ़ती है। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में तो 30% से भी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। वो पेंशन उन लोगों को देते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी ही नहीं की, जीवन भर अपना काम करते रहे, फ्रीलांसर रहे या जो भी रहे, लेकिन जैसे ही 55 साल के होते हैं उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। और हमारे देश में 1% 1.5% लोग होंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको भी आप पेंशन नहीं दे रहे, तो आप क्या सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं? अब जो पॉलिटिक्स है वो सीधी सीधी ये है कि एक तरफ तो वो जिसको कहते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म चल रहा है, कि चंद मुट्ठी भर लोगों को सब कुछ उनकी तिजोरी में डाल दिया जाए और आम आदमी जो है वो गरीब से और ज्यादा गरीब हो जाए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जिस नई आर्थिक दृष्टि को लेकर के आए हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी को महत्व दे रहे हैं। वो आपको सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा, गरीब को फायदा हो रहा है उसमें। महिलाओं को अगर बस यात्रा फ्री होगी तो गरीब को फायदा हो रहा है। जो राजस्थान में जो सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो रही है दिनेश जी, वो वहां की चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का जो है जो मेडिकल का खर्चा है वो सरकार दे रही है। और मैं देख रहा था वीडियो, एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ का अस्पताल से इलाज करा करके बस में बिठा के अपने गांव की तरफ ले जा रहा था। वो बोला 10 दिन तक मेरी माँ जयपुर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती रही, 1 रुपया नहीं मेरे से मांगा गया, सिर्फ आधार कार्ड मांगा गया और साइन कर हमसे मांगे गए, साइन करवाए गए। तो इस तरह की, ऐसा तो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल जो उटोपिया के बारे में हम सोचते हैं, लगभग वही चीज धरती पे उतारी जा रही है। और राजस्थान में जैसे हमेशा होता रहा है कि 2003 से कि सत्ता पलटती रहती है, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। उसका कारण यही सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। दूसरी तरफ जो है मोदी जी हमारे, वो जो अगर 100 यूनिट दे दी किसी गरीब को तो 3 यूनिट प्रतिदिन गई उसको बिजली की। 200 भी दे दी, मान लीजिए दिल्ली में 200 यूनिट है तो 7 यूनिट चली गई प्रतिदिन। उस 7 यूनिट की तरफ ध्यान है उनका कि रेवड़ियां बांट रहे हैं ये तो। लेकिन जो जीटीवी का जो मालिक है, उसका 8400 करोड़ में से 8400 करोड़ में से 6900 करोड़ यानी 7000 करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। वो आपको रेवड़ी नहीं नजर आती। वो रेवड़ी नहीं हो तो क्या है, उसके लिए तो मेरे को नाम भी नहीं समझ में आता कि क्या नाम इस्तेमाल किया जाए। 7 यूनिट बिजली किसी को देना, 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, वो रेवड़ी है। लेकिन 7000 करोड़ रुपया किसी अमीर आदमी का छोड़ देना, वो क्या है? फिर आप देखो दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया। बेचारे जो गरीबों के बच्चे हैं उनको, पहले ही आपने तो एक एपिसोड भी किया था कि कितने देश के बच्चों को दूध ही नहीं मिल पाता, और उस पर भी आप टैक्स लगा दो। जिनको बेचारों को मिलता है उनका भी आप मुंह से दूध छीन रहे, छोटे बच्चों का। बुजुर्ग आदमी जो है वो 1 गिलास छाछ पी लेते हैं कभी, कि उनकी हड्डियां मजबूत हैं, कमजोर हड्डियां रहती हैं उनकी, वो छाछ पे टैक्स लगा दिया आपने, ठीक है। और वेल्थ टैक्स, जो हर देशों में जो जहां गरीबी ज्यादा होती है वहां वेल्थ टैक्स लगता है। दिनेश जी अगर हमारे देश में 1% वेल्थ टैक्स लग जाए अमीर लोगों के ऊपर, चंद लोगों के ऊपर 100-200, तो देश का जो पूरा हेल्थ बजट कवर हो सकता है उससे अच्छी तरह से।
तो जो आर्थिक नीतियां इस समय देश की चल रही हैं वो गरीब विरोधी हैं, लेकिन लोगों का जो दिमाग है वो और गलत चीजों में उलझा करके उनका दिमाग खराब करके ध्यान दूसरी तरफ बटाने की लगातार कोशिश चल रही है, और वही लटके झटके, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं अब दिनेश जी। मैं देख रहा था एक जगह भाषण दे रहे थे मोदी जी अभी, और छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भाषण दिया, वो कह रहे कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये राहुल गांधी की गारंटी है। क्यों? कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ। लोगों में ये मैसेज चला गया कि वो 15 लाख 2 करोड़ सबको याद आ जाता है लोगों को जैसे जब मोदी की गारंटी की बात आती है। तो ये अपने आप में देखिए दिनेश जी, साख जो है ना वो सबसे बड़ी कमाई होती है राजनीति में। महात्मा गांधी ने जो अपने जीवन में साख अपनी कमाई, आज हम आप देखिए कितने साल हो गए, 75 साल हो गए महात्मा गांधी को गए। महात्मा गांधी के 75 साल बाद भी हम महात्मा गांधी का अपने हर एपिसोड में कहीं ना कहीं उनका नाम ले लेते हैं। ये उनकी साख थी जो उन्होंने अपने जीवन में कमाई। और अगर कोई नेता अपनी साख खो देता है तो फिर मैं समझता हूँ वो खत्म हो जाता है। तो असली नेता की जो पूंजी होती है उसकी साख होती है। आज राहुल गांधी की जो साख है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो निकल करके आ रही है। और उसका असर जो है, छत्तीसगढ़ तो गौन केस है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। मोदी जी ने 7 तारीख को चुनाव है पहला चरण, जी कितनी जी रैलियां कर ली मोदी जी ने, जा ही नहीं रहे। आपने मिजोरम का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में भी कहाँ जा रहे हैं। जी तो गौन केस है। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट गेन, राजस्थान में जरूर थोड़ी टक्कर हो रही है, लेकिन मोमेंटम कांग्रेस का बन चुका है। तो चुनाव आते आते 25 तारीख तक ये देखने की बात होगी कि क्या होता है अल्टीमेटली। जी जी। अरुण जी, आपके पास आता हूँ। इस बीच सुनिधि भी